सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो हमारी चल रही थी विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज, तो उसी सीरीज को हम आज फिर से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में कौन से विटामिन सहायता करते हैं? रक्त का थक्का बनाने में कौन से विटामिन सहायता करते हैं? बात विटामिन की जा रही है। पहला ऑप्शन आपके पास है फिलोक्विनोन, दूसरा ऑप्शन आपके पास है थायमीन, तीसरा ऑप्शन आपके पास है कैल्सिफेरॉल और चौथा है उपरोक्त सभी। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन से विटामिन सहायता करते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास होगा फिलोक्विनोन, जिसको विटामिन के भी बोलते हैं। रक्त का थक्का जमाने में अगर पूछा जाए विटामिन कौन सा सहायता करता है, तो कौन सा? विटामिन के या फिलोक्विनोन विटामिन। उसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि रक्त का थक्का जमाने में कौन से तत्व की भूमिका होती है, तो तत्व का नाम आएगा तो कैल्शियम। तत्व अगर पूछा जाए तो कैल्शियम। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन से प्रोटीन की भूमिका होती है? तो प्रोटीन की बात अगर की जाए तो प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन में मुख्य भूमिका कौन सा प्रोटीन निभाएगा? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है वो निभाएगा। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा का निर्माण कहाँ होता है? बात पूछी जा रही है प्लाज्मा की। पहला ऑप्शन आपके पास है यकृत, दूसरा है वृक्क, तीसरा है पित्ताशय और चौथा ऑप्शन आपके पास है हृदय। यकृत, वृक्क, पित्ताशय, हृदय, कहां पर प्लाज्मा का निर्माण होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है यकृत। यकृत के अंदर प्लाज्मा का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से प्लाज्मा से संबंधित है, तो इसमें देखते हैं हम कि प्लाज्मा में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन, जो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास है हिपेरिन, दूसरा ऑप्शन आपके पास है एल्बुमिन, तीसरा ऑप्शन आपके पास है केसिन और चौथा है प्रोथ्रोम्बिन। प्लाज्मा में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम पूछा जा रहा है, हिपेरिन, एल्बुमिन, केसिन या प्रोथ्रोम्बिन। तो देखिए दोस्तों, प्लाज्मा में जो सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है वो है एल्बुमिन। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा का निर्माण हमने देखा कि यकृत में होता है। प्लाज्मा किससे बना होता है? तो प्लाज्मा जल से और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बना होता है। तो जल की मात्रा जो है इसमें वो 92% होती है और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा इसमें 8% तक पाई जाती है। इसमें 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिनमें 2 के नाम है एल्बुमिन और प्रोथ्रोम्बिन। तीसरे प्रोटीन का नाम है ग्लोब्यूलिन और चौथी प्रोटीन का नाम इसके अंदर है फाइब्रिनोजन। अब देखिए कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वो रक्त का थक्का जमाने में भूमिका निभाती है। फाइब्रिनोजन के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जम सकता। पहली क्रिया प्रोथ्रोम्बिन से होती है, उसके बाद फाइब्रिनोजन से क्रिया होकर फाइब्रिन बनता है, तब जाके रक्त का थक्का जमता है। अब इसमें जो है ये अगर प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा क्या काम करता है? प्लाज्मा जो है वो एंटीबॉडी का निर्माण का काम करता है। एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। प्लाज्मा जो है वो एंटीबॉडी निर्माण करेगा और क्या करेगा? भोजन व हार्मोन का शरीर में संवहन करेगा। जो भोजन पच जाता है, पचे भोजन का और हार्मोन का शरीर में संवहन करेगा। क्या काम कर रहा है प्लाज्मा? प्लाज्मा जो है पचे हुए भोजन का और हार्मोन्स का शरीर में संवहन कर रहा है और एंटीबॉडी का निर्माण कर रहा है। कौन? प्लाज्मा। अब अगर फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, प्लाज्मा से अगर हम फाइब्रिनोजन को गायब कर दें, फाइब्रिनोजन अगर उसके अंदर से निकाल दें, तो क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को अलग करने पर जो बचा हुआ उत्पाद है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों सीरम। सीरम क्या है कि प्लाज्मा से क्या निकाल दिया हमने?
फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर निकाल दिया। फाइब्रिनोजन प्रोटीन को प्लाज्मा से अगर बाहर निकाल दिया जाए तो हमारे पास बचेगा सीरम। अब बात आ सकती है कि प्लाज्मा जो छन जाता है, प्लाज्मा की जो छनने की क्रिया है, छनने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है प्लाज्मा में, तो छनने के बाद प्लाज्मा को क्या कहेंगे? छनने के बाद प्लाज्मा को कहेंगे लिम्फ। ये कुछ क्वेश्चन है प्लाज्मा से संबंधित। क्या क्या देखा? प्लाज्मा का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। प्लाज्मा में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन एल्बुमिन है। प्लाज्मा में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? तो 4 प्रोटीन पाई जाती हैं, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और एल्बुमिन। अब फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती हैं, और प्लाज्मा जो है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। पचे हुए भोजन में हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। प्लाज्मा छनने के बाद क्या कहलाता है? लिम्फ कहलाता है। और अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? वो बचेगा सीरम। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में WBC व RBC का अनुपात कितना है? WBC व RBC का अनुपात कितना है? 1:600, 600:1, 1:4 या 4:1? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रक्त में WBC व RBC का अनुपात कितना होता है? तो 1:600, 600:1, 1:4 या 4:1? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1:600। RBC की संख्या बहुत ज्यादा होती है और WBC की संख्या कम होती है। अब देखते हैं ऊंचाई पर जाने पर RBC की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? RBC की संख्या पर ऊंचाई पर जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संख्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी या अपरिवर्तित रहेगी या पहले घटेगी फिर बढ़ेगी? ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा? ऊंचाई पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे वहां पर ऑक्सीजन की कमी आती जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए RBC की संख्या बढ़ेगी, तो ऊंचाई पर जाने पर RBC की संख्या बढ़ती है और नीचे जाने पर RBC की संख्या घटेगी। अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? मानव रुधिर के अंदर कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? 80 से 120 mg प्रति 100 mg या 180 से 200 mg प्रति 100 mg और 120 से 160 mg प्रति 100 mg या 140 से 180 mg पर 100 mg। तो बताइए कितना होता है मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर? तो कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 180 से 200 मिलीग्राम तक हो सकता है प्रति 100 मिलीग्राम ब्लड के ऊपर। प्रति 100 मिलीग्राम ब्लड के अंदर 180 से 200 कोलेस्ट्रॉल होता है। 180 से 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। रक्त दाब का नियंत्रण एड्रिनल ग्रंथि करती है, थायराइड ग्रंथि करती है, थाइमस या पीनियल ग्रंथि करती है? बताइए दोस्तों। तो रक्त दाब का नियंत्रण याद रखिएगा एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। रक्त दाब का नियंत्रण जो है वो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन व्यक्तियों में RH फैक्टर उनके रक्त में उपस्थित होता है उनका रक्त समूह कैसा होगा? यानी कि RH फैक्टर जिस व्यक्ति के रक्त में है उसका रक्त समूह ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या दोनों हो सकता है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो बताइए दोस्तों, जिन व्यक्तियों में RH फैक्टर उपस्थित होगा उनके रक्त में उनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव या दोनों हो सकता है या कोई नहीं? तो उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। जिन व्यक्तियों में RH फैक्टर उनके रक्त में होगा उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और जिनमें RH फैक्टर नहीं होता उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी RBC किसकी होती है? मेंढक की, सर्प की, मनुष्य की या कस्तूरी हिरण की? सबसे बड़ी RBC किसकी होती है? मेंढक की, सर्प की, मनुष्य की या कस्तूरी हिरण की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मेंढक की। अब यहाँ पर एक ध्यान रखने योग्य बात यह है दोस्तों कि
कि जो आरबीसी हैं वो बड़ी होती हैं उभयचरों में और छोटी किन में होती है, स्तनधारियों में। यानी कि मेंढक उभयचर है, सबसे बड़ी आरबीसी किस में होगी, मेंढक में होगी। उभयचरों की आरबीसी बड़ी होती है, स्तनधारियों की आरबीसी छोटी होती है। अब अगर पूछा जाए कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी अगर पूछी जाए तो हाथी की होती है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है, या फिर कॉमन क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है, तो सबसे छोटी आरबीसी होती है कस्तूरी हिरण की। चाहे आपको स्तनधारियों में सबसे छोटी पूछे या वैसे ही सबसे छोटी पूछे, उसका आंसर है कस्तूरी हिरण। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है, तो उसका आंसर होगा हाथी। पूछा जाए कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो मेंढक की। अगर उनमें ऑप्शन दिया जाए उभयचरों की या स्तनधारियों की या दोनों या कोई नहीं, तो इनमें से आपका ऑप्शन होगा उभयचरों की आरबीसी जो होती है वो स्तनधारियों की अपेक्षा ही बड़ी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, दूसरा है फाइब्रिनोजन, तीसरा ऑप्शन है एल्बुमिन और चौथा ऑप्शन आपके पास है हिपेरिन। प्रतिस्कंदन की बात कर रहे हैं दोस्तों, प्रतिस्कंदन, एंटी की बात कर रहा है। प्रतिस्कंदन प्रोटीन होती है हिपेरिन। प्रतिस्कंदन प्रोटीन पूछी जाए तो उसका आंसर होगा हिपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, प्लीहा को, यकृत को, हृदय को या वृक्क को। ब्लड बैंक कहा जाता है दोस्तों प्लीहा को। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है दोस्तों, प्लीहा को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक धड़कन में कितना समय लग सकता है, कितना समय लगता है, 8 सेकंड लगते हैं या 0.08 सेकंड लगते हैं या 0.8 सेकंड लगते हैं या फिर 5 सेकंड लगते हैं। एक धड़कन में लगने वाला समय, तो एक धड़कन में कितना समय लगता है दोस्तों, 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड समय लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है, सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है 80-120, दूसरा है 120-80, 90-120 या 100-110। सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है, 80 से 120। अब जो ये रक्तदाब है इसके बारे में एस हेल्स ने बताया। एस हेल्स ने 1733 ईस्वी में कल बात करी थी हमने, रक्तदाब किससे मापा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। और स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग सबसे पहले हेल्स ने किया और किसका रक्तदाब मापा, किसका रक्तदाब मापा, घोड़े का रक्तदाब मापा। घोड़े का रक्तदाब स्फिग्मोमैनोमीटर से हेल्स ने सबसे पहले 1733 ईस्वी में मापा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं दोस्तों, तो मगरमच्छ के हृदय में कोष्ठ होते हैं 4। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा कोष्ठ किसके हृदय में होते हैं, तो उसका आंसर होगा कॉकरोच के हृदय में सबसे ज्यादा कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त को हृदय से अंग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। धमनियां करती हैं, सिराएं करती हैं, पल्मोनरी धमनी करती है या पल्मोनरी सिरा करती है। रक्त को हृदय से अंग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, धमनियां करती है, सिराएं करती है, पल्मोनरी धमनी करती है, पल्मोनरी सिरा करती है। इसका राइट आंसर है धमनियां। रक्त को हृदय से अंग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो धमनियां करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़ों से हृदय तक रुधिर को पहुंचाने का कार्य कौन करता है। फेफड़ों से हृदय तक रुधिर को पहुंचाने का कार्य महाधमनी करती है, महाशिरा करती है, पल्मोनरी धमनी करती है, पल्मोनरी सिरा करती है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य
फेफड़ों से हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है? महाधमनी, महाशिरा, पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी शिरा? तो इसका राइट आंसर है पल्मोनरी शिरा। देखिए दोस्तों कि जो शुद्ध रक्त होता है वो धमनियों में होता है। अशुद्ध रक्त पूछा जाए, अशुद्ध रक्त कौन किस में होता है? तो वो शिराओं में होता है। यानी कि धमनी के अंदर पाया जाएगा शुद्ध रक्त पाया जाएगा, शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अब इसका अपवाद है कि एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है और एकमात्र ऐसी शिरा जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो पल्मोनरी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है और पल्मोनरी शिरा जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। ये इसके अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ट्रिकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। रक्तचाप यानी कि बीपी का, ब्लड प्रेशर। रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ट्रिकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। इसका सही आंसर है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन रक्तचाप ज्यादा होना कहलाता है और रक्तचाप का कम होना क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन। हाइपो यानी कि कम, हाइपर यानी कि ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? पहली बात तो पेसमेकर किसको कहा जाता है? तो दायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले, चार होते हैं हृदय में। तो जो पेसमेकर किसको कहा जाता है? पेसमेकर होता है दायां अलिंद। तो प्रारंभिक पेसमेकर किसको कहा जाएगा? आपके पास ऑप्शन है एसए नोड, एवी नोड, एवी स्टेप्स या एवी स्टेम। निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? एसए नोड, एवी नोड, एवी स्टेप्स या एवी स्टेम? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एसए नोड। एसए नोड का मतलब क्या है? शिरा आलिंद नोड। शिरा आलिंद नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। तो दोस्तों आज यहाँ तक करते हैं और आगे कल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र हमारा चल रहा है, उसमें हम हृदय के टॉपिक तक आ चुके हैं, तो हृदय के बारे में कल और बात करेंगे। कल इसके हृदय से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। और वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं।